गुड डे स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर और उसकी एक ही स्लाइड है। एक ही स्लाइड में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड मतलब शिद्दत होती है और इसकी यूनिट होती है। और वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी भी मैग्नीट्यूड यानी शिद्दत और यूनिट होती है। लेकिन अब दोनों में फ़र्क क्या है वो सेकंड पॉइंट पे पता चलेगा। देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन टू डिस्क्राइब दैम। कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती इसको डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब ये राइट की तरफ है, लेफ़्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, जैसे शिद्दत, जैसे कि हम कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर इसकी शिद्दत है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, इस तरह से। और लेकिन क्या कहते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी अगर बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में 5 हम कहेंगे कि इसका डायरेक्शन जो है 5 किलोमीटर की तरफ है, 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। तो उसके लिए एरो शो करना पड़ता है, डायरेक्शन शो करनी पड़ती है। मतलब नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या लिखा हुआ है कि देयर इज़ नीड ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू डिस्क्राइब दैम। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में वी डोंट नीड एनी डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट। थर्ड पॉइंट है, they can be solved by simple arithmetic rules। ये easily arithmetic रूल से सॉल्व हो जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो सॉल्व ईजिली नहीं होता, वो अलजेब्रिक रूल से सॉल्व होता है, ठीक है। तो दे कैन बी सॉल्व बाय अलजेब्रिक रूल। तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो सिंपल अर्थमेटिक रूल से हो जाता है, और वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो अर्थमेटिक रूल से सॉल्व होता है। इसको फर्दर 4 पॉइंट में हम डिफाइन करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी का, कि दे कैन बी एडिड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ईजिली। और वेक्टर क्वांटिटी ईजिली नहीं होता, तो दे कैन बी एडिड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रिक। यानी कि इसके अंदर एंगल आ जाता है, टीटा आ जाता है, कॉस टीटा, साइन टीटा, टेन टीटा। तो ये तमाम एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इसकी एग्जांपल है स्केलर की मास, लेंथ, स्पीड, डिस्टेंस और हीट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट एक्सेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्सो ड्रॉ अ डायग्राम। तो वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी बाय एन एरो। वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, यानी शिद्दत लेंथ बताती है कि कितनी है। लंबा वेक्टर होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड भी लंबी होगी। 5 सेंटीमीटर होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड छोटी होगी। 10 सेंटीमीटर होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। एज़ कम्पेयर 5 एंड 10, तो 10 की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई, इसकी शिद्दत। एंड द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, और जो एरो होगा वो बताएगा नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी बाय एरो। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से शो कर सकते हैं। देखो मैंने एरो बना दिया है, ठीक। द लेंथ ऑफ द एरो, ये लेंथ है इसकी, ये लंबाई है, ठीक है। लेंथ शो करेगी मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखता हूँ, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड है। और एरो जो है वो डायरेक्शन है, ये बता रहा है ये ईस्ट की तरफ है। यही चीज़ अगर इधर होती तो ये बताता ये साउथ की तरफ है। ये चीज़ अगर यहाँ होती तो ये बताता वेस्ट की तरफ है। अब देखो साउथ की डायरेक्शन और वेस्ट की डायरेक्शन आपको पता है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, किसकी ज़्यादा है? साउथ की ज़्यादा है, वेस्ट की कम है, सही है। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है? लंबाई और शिद्दत। तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया मैं इसको ही बता लेता हूँ, जी। तो यहाँ पर लिखा है, आप इसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि मैंने इसको बताया, तो सबसे पहले आप ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ का ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ये हर बार बनाओगे ताकि हमें इजी हो जाए। और ये स्केल बनाओगे, स्केल आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 किलोमीटर की मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्केल बना सकते हो, लेकिन स्केल बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिखा है, ठीक है, तो आप 10 20 30 40 लिखा है, तो आप इस तरह से लेना कि 1 2 3 लिया है, आप 2 का टेबल लोगे तो ये 2 का टेबल लोगे तो 2 के बाद 4 लोगे, तो मतलब इस तरह का एक सीक्वेंस होना चाहिए। खैर स्केल बनाएंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने देखो ये मैंने
इसको एरो को बना दिया है। ये एरो क्या, मैंने वेक्टर को बना दिया है, वेक्टर क्वांटिटी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 5 सेंटीमीटर्स का मैग्नीट्यूड है, जो कि कहाँ है, ये हमारा साउथ की तरफ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देखिएगा ये जो लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 नहीं बोलूँगा, 5 का मतलब मैंने स्केल में क्या लिखा है, 50 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब छोटा सफ़र, डिस्टेंस की तरह ही होता है ये, लेकिन मैंने आपको बताया था, आप कॉपी में देखेगा, इसकी तफसील मैंने बताई थी। खैर मैं उस पर नहीं जाता अभी। तो ये एक्चुअली मोस्टली जब आपको कोई कहता है कि भाई सफ़र आपने किया है मैप बनाते वक्त, तो मैप बनाते वक्त अगर 20 किलोमीटर का फासला है तो 20 किलोमीटर के लिए वो 2 सेंटीमीटर का स्केल बना देंगे, मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना देंगे, और फिर इसका डायरेक्शन कहाँ है वो डायरेक्शन बता देंगे, किस तरफ इसका डायरेक्शन है। अंडरस्टैंड। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये शो करती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को। तो रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर ज़रूरी क्यों है, इसलिए ज़रूरी है कि हम जब मैप बनाएंगे तो इसमें हम 50 किलोमीटर कहाँ लेके बनाएंगे, तो 50 किलोमीटर का हमने स्केल बना दिया था कि 50 किलोमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर, और किस तरफ है, साउथ की तरफ। अब ये मैप किसी को हैंड ओवर करेंगे तो वो ईजिली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय यूजिंग ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका डायग्राम भी बनाना है। तो रेजोल्यूशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप, स्प्लिटिंग अप मतलब टूट जाना, सिंगल वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर। एक सिंगल वेक्टर का 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर में टूट जाने को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो ये कैसा क्या होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने पीछे ड्रॉ किया है। आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो पहले मैं इसको समझा लेता हूँ। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में मैं ओ ए ड्रॉ करूँगा और वाई एक्सिस में मैं ओ बी ड्रॉ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ओ ए लिखा है, ये डायग्राम के ऊपर मैं इसलिए बनाऊँ ताकि आपको समझ में आए कि डायग्राम बनी कैसे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि 2 वेक्टर बनाइए, एक ओ ए पर एक्स एक्सिस में और ओ बी वाई एक्सिस में। ओ ए जो शो कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है और उसको एफ एक्स कहते हैं। और ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है ओ बी, तो उसको एफ वाई कहते हैं। और ये एफ एक्स और एफ वाई के बीच में एक थीटा बनता है जो क्या कहलाता है एंगल, सही है। और वहाँ से एक एफ निकलता है जो कि स्प्लिट करता है, दोनों को तोड़ता है, एफ एक्स और एफ वाई को तोड़ता है, और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एफ देखिएगा, एक एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एफ वाई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये डायग्राम इस तरह का है। लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा था कि एक सवाल होगा, एक चीज़ पीछे आई थी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो वो क्या है मैंने बोला था आपको बताऊँगा। तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा, ये डायग्राम जो बनाया ना, आप इसको इस तरह से रेक्टेंगल कर देना, सही है। रेक्टेंगल में लिखना, मैंने नहीं लिखा है, लेकिन डायग्राम मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन इस तरह से आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। खैर, अब मैंने आपको समझाया, मैं इधर बताता हूँ कि ड्रॉ वेक्टर ओ ए, मैंने ओ ए ड्रॉ वेक्टर किया था, ठीक है, इस तरह का, और एक्स एक्सिस पे, और ओ बी किया था मैंने वाई एक्सिस पे, इसी तरह किया था पीछे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है ये पॉइंट पे, ओ ए रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एफ एक्स पे, तो यहाँ पे लिख दूंगा एफ एक्स, ठीक है। और ओ बी रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल कंपोनेंट को एफ वाई पे, ठीक है, यहाँ लिख दूंगा एफ वाई। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है थीटा यानी एंगल दोनों के बीच में होता है एफ एक्स और एफ वाई के। और एफ जो होता है रिजॉल्व मतलब टूटता है, 2 कंपोनेंट को तोड़ देता है, ठीक है। एफ 2 कंपोनेंट को तोड़ देता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है। और फिर इसको इस तरह से हम बना देंगे जो कि कहलाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये डायग्राम में मैंने नहीं बनाया था, ठीक है। डायग्राम ज़रूर आपको ड्रॉ करनी है। अब 2 हिस्सों में तोड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इनको समझना भी ज़रूरी है, तो हम इनको भी समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो। बेस हमारा ये नीचे की चीज़ कहलाएगी और हाइपो हमारा ये कहलाएगा, ये वाली चीज़ है ना, हाइपो कहलाएगी, ठीक है। तो बेस मेरा क्या है एफ एक्स और हाइपो मेरा है एफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है cos थीटा इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन एफ। अब एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू क्रॉस करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ cos थीटा इज इक्वल्स टू एफ एक्स। वर्टिकल कंपोनेंट में फॉर्मूला आएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर मेरा ये है एफ वाई, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर हाइपो यही कहलाएगा एफ,
ठीक है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बन जाएगा एफ वाई अपॉन एफ डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा एफ साइन टीटा इज इक्वल्स टू एफ। ठीक है, कैसे होता है देखिए, यहाँ पर मैं करके भी बताता हूँ, यहाँ पर मैं करके बताता हूँ, ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। साइन टीटा इज इक्वल्स टू एफ वाई इज इक्वल्स टू है अपॉन एफ, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एफ साइन टीटा इज इक्वल्स टू एफ वाई। इसी तरह से ये भी ऐसे होगा। ठीक है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व हो गया। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं नीचे, इफ़ यू वांट टू फाइंड डायरेक्शन और एंगल, अगर हमें एंगल मालूम करना है, खाली एंगल का दूसरा नाम डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर्मूला टेन टीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेन टीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर मेरा ये होगा, पी लिख दिया मैंने, और बेस मेरा ये होगा, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। और हमें चूँकि एंगल मालूम करना है या डायरेक्शन मालूम करना है, तो एंगल अकेला रह जाएगा, टेन इक्वल टू क्रॉस कर देगा, तो टेन इक्वल टू क्रॉस करेगा तो मेरा यहाँ बचेगा खाली एंगल, और टेन इक्वल टू क्रॉस करेगा तो बन जाएगा टेन माइनस वन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और ये एफ एक्स और एफ वाई ब्रैकेट में आ जाएंगे। क्यों ब्रैकेट में आ जाएंगे, क्योंकि अगर टेन एफ इक्वल टू क्रॉस करेगा तो एफ वाई के साथ आएगा, तो सबको ऐसा लगेगा टेन एफ वाई के साथ है, जबकि ये एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स है ना, तो सबको ऐसा लगेगा टेन एफ वाई के साथ है, तो इसलिए मैं इधर ब्रैकेट बना दूंगा, तो ये मेरा डायरेक्शन मालूम करने के काम आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लगते हैं, जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूले क्यों लगते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूले क्यों लगते हैं। ठीक है, ओके। और दूसरी बात, ये डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डायग्राम आप जब बनाओगे तो उसमें यहाँ पर इस तरह का कंपोनेंट बना दोगे। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर मैसेज पे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस चैप्टर का रह गया था, डिफाइन मोशन एंड इट्स टाइप। तो मोशन क्या होती है, बॉडी चेंज इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपनी बॉडी जो है, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगी अपने आसपास की चीज़ों के मुताबिक, तो वो मोशन में कराएगी। ठीक है, इसकी तफसील मैंने ग्रुप में बता दी थी पहले चैप्टर में, तो मैं इसको फर्दर नहीं बताऊँगा, इसकी टाइप्स के बारे में बताऊँगा। इसकी तीन तरह की टाइप्स है, ट्रांसलेटरी जिसका हम लीनियर भी कहते हैं, रोटेटरी, और दूसरी है वाइब्रेटरी जिसको एक्सलेटरी भी कहते हैं। तो ट्रांसलेटरी क्या होता है कि जब बॉडी मूव होती है स्ट्रेट लाइन पे एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन कांस्टेंट, लेकिन मोशन की डायरेक्शन कांस्टेंट होती है। जैसे कि आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, लेकिन आप जो हो वो गाड़ी के अंदर बिल्कुल बैठे हुए हो, रेस्ट में हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं ना, एक बोट चल रही है, कश्ती चल रही है समंदर में, लेकिन समंदर के अंदर कश्ती चल रही है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन हम बैठे हुए, हम रेस्ट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन की डायरेक्शन जो है, मोशन की डायरेक्शन मतलब हम अंदर है ना, तो हम मोशन कर रहे हैं, हमारी बॉडी मोशन कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी कांस्टेंट है, तो ये कहलाएगा ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन। ठीक है, और ये लाइन में होती है, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन अगर ये टर्न कर लेगी, अगर गाड़ी टर्न हो जाती है, तो वो लीनियर मोशन से हट गई। हम खाली स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। बोट अगर रास्ता चेंज करती है, कर्व होती है, तो वो लीनियर मोशन से हट गई। स्ट्रेट कर रही है तो लीनियर मोशन पे आई। इसकी एग्जांपल मैंने बता दी। इसके बाद है रोटेटरी। रोटेटरी लट्टू की एग्जांपल ले लें कि वैन अ बॉडी रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब लट्टू के नीचे जो डंडी होती है उसी पॉइंट पे घूम रहा होता है ना। या पंखे की एग्जांपल ले लें। ठीक है, इसी तरह से पंखे की ब्लेड की एग्जांपल ले लें, जो पर होते हैं, सही है, वो एक रोटेट कर रहे होते हैं अपने गोल के जो इसका जो फिक्स पॉइंट इसका गोल होता है जो पंखे में लगा हुआ होता है। ठीक है, इसी तरह मास ऑफ अर्थ की बात है, हम एक फिक्स पॉइंट में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रोटेटरी मोशन कहलाएगा। और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, आप घड़ी के पेंडुलम की एग्जांपल ले लें। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब मोबाइल का वाइब्रेट होता है ना, मोबाइल आपका कभी पीछे जाता है फिर आगे आता है, पीछे जाता है आगे आता है। मोबाइल को आप कभी किसी स्मूथ टेबल पर रखो तो आपको पता चलेगा कि मोबाइल पीछे आगे वाइब्रेट होता है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन कहलाती है। इसी तरह से घड़ी, पुरानी ज़माने में जो घड़ियाँ होती है इसमें पेंडुलम लगा हुआ होता था, तो उसकी मोशन देखना आप, टिन 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 आगे पीछे वाइब्रेट करता था ना। तो इट जस्ट सीम लाइक आई मेक द वॉइस कि आपको एक रिकग्नाइज हो जाए, पिक्चर माइंड पे बन जाए, इसलिए मैंने वॉइस बताई। तो वो जो घंटी बजती थी और पेंडुलम, उसको पेंडुलम कहलाता है। पेंडुलम जब हिलता था तो ये टू एंड फ्रो मोशन कहलाती थी। ठीक है, लेकिन मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन क्या कि अपनी एक मीन पोजीशन ये होती है कि ऊपर गया घंटा फिर सेंटर पे आया, फिर दूसरी जानिब ऊपर गया फिर सेंटर पे आया। इसी तरह मोबाइल की एग्जांपल लेते तो वाइब्रेट होता है लेकिन सेंटर पे आता है, फिर वाइब्रेट होता है फिर सेंटर पे आता है, तो सेंटर इज कॉल्ड द मीन पॉइंट। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल है पेंडुलम की और मोशन ऑफ स्विंग।
स्विंग मतलब ये कि झूले की एग्जांपल भी हो सकती है कि आप झूले में घूम रहे, ऊपर गए फिर सेंटर पे आ गए, फिर वापस पीछे गए, फिर ऊपर गए, फिर सेंटर पे आ गए, फिर पीछे गए। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।